चलिए हम लोग लॉर्ड कैनिंग के समय में और कौन कौन सी घटनाएं हुई वो हम देखते हैं। पिछले वीडियो में 1858 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, उसके बाद व्हाइट म्यूटनी और हुई कुछ घटनाएं वहां देखिए। एक महत्वपूर्ण घटना लॉर्ड कैनिंग के समय में घटी थी असम में। उस घटना को कहा गया था टी मैनिया 1860। टी माने चाय, मैनिया यानी उन्माद, उत्साह, उत्सुकता, चाय को लेकर के उत्सुकता। क्या है ये घटना? 1860 में घटी थी। देखते हैं। टी प्लांटेशन इन असम। असम में अंग्रेजों ने बहुत पहले औरंगजेब के समय में ही चाय की खेती शुरू कर दी थी। और असम की जो क्लाइमेट है, वहां की सॉइल, वहां का लोकेशन, सब कुछ चाय की खेती के लिए बहुत उपयुक्त होता है। अब चाय की खेती किन परिस्थितियों में होती है, क्या क्लाइमेटिक कंडीशन और सॉइल चाहिए, वो ज्योग्राफी में हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है। तो असम में चाय की अच्छी खासी खेती होती थी। जब भारत में 1833 के बाद चार्टर एक्ट आया, उसमें हमने ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को काफी हद तक खत्म किया, लेकिन चाय की मोनोपोली को बरकरार रखा। लेकिन 1853 के चार्टर एक्ट में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली पूरी तरीके से खत्म हो गई और 1853 के बाद ही भारत में ब्रिटेन के कई पूंजीपति लोग आकर के बड़ी बड़ी भूमि खरीदने लगे असम में, वेस्ट बंगाल में, और उनको खरीद करके वहां पर चाय की खेती भारतीय किसानों से करवाने लगे। ठीक है। अब इसके लिए जो ब्रिटेन से आने वाले पूंजीपति थे, उनको भूमि की जरूरत थी, उनको वो जगह चाहिए था जहां वो खेती कर सके चाय की। असम में, पश्चिम बंगाल में जो पहाड़ी इलाके थे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, उस समय असम का मतलब था, आज का असम नहीं, उस समय असम का मतलब नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, ये सब उसमें शामिल थे। ठीक है। तो लगभग पूरा नॉर्थ ईस्ट उसमें शामिल था। तो जब ब्रिटिश प्लांटर्स प्लांटेशन करने के लिए चाय की भारत आने लगे, तो उनको लैंड चाहिए था। तो लॉर्ड कैनिंग के पहले जो गवर्नर थे, गवर्नर जनरल थे, उन्होंने एक पॉलिसी लाई थी जिसको कहा जाता था बेस्ट लैंड सेटलमेंट पॉलिसी। ये बेस्ट लैंड सेटलमेंट पॉलिसी का मतलब ये था कि गवर्नर जनरल की नजर में या ब्रिटिश सरकार जो उस समय भारत की थी उसकी नजर में नॉर्थ ईस्ट में जो भी इलाका बेकार था, जंगली था, वो इन प्लांटर्स को कुछ पैसा लेकर के दे दिया जाता था। ये प्लांटर्स उसको, उस जंगल वगैरह यदि है तो उसको साफ करा करके, पत्थर पत्थर है तो उसको साफ करा करके और उपजाऊ बना लेते थे और भारतीय किसानों को नियुक्त करके फिर चाय की खेती करवाते थे। चाय के बड़े बड़े बागान लगाते थे जिसको टी एस्टेट कहा जाता था, ESTATE। ठीक है। चाय के बड़े बड़े बागान। तो ये था बेस्ट लैंड सेटलमेंट पॉलिसी। 1860 में लॉर्ड कैनिंग ने एक नई पॉलिसी लेके आई चाय की खेती के लिए असम में। उसको कहा गया फी सिंपल रूल पॉलिसी। फी सिंपल रूल पॉलिसी लॉर्ड कैनिंग ने लाया। इसमें क्या था कि महज 2 रुपया से 5 रुपया प्रति एकड़ लैंड ये ब्रिटिश पूंजीपतियों को बेचा गया, जिसके कारण काफी ज्यादा मात्रा में ब्रिटेन से पूंजीपति लोग भारत आए। उन्होंने चाय बागान खरीदे और वहां पर चाय की खेती शुरू की। अगर चाय की खेती शुरू की तो असम में चाय की उत्पादकता, उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई और असम में टी उत्पादन में बूम आ गया। इसी घटना को कहा जाता है टी मैनिया, क्योंकि ब्रिटेन के बहुत सारे उद्योगपति और चाय, असम की चाय की पूरे ब्रिटेन में और यूरोप में बहुत मांग हो रही थी। इसलिए ब्रिटेन से बड़े बड़े पूंजीपति भारत आ रहे थे चाय की खेती करवाने के लिए, करने के लिए नहीं, वो लैंड खरीदते थे और भारतीय कृषकों से खेती करवाते थे। ठीक है। तो इसको कहा गया टी मैनिया। टी मैनिया माने चाय के प्रति उन्माद। ठीक है। एक पागलपन, एक सनक चाय की खेती के लिए। ठीक है। लेकिन इसका एक अच्छा परिणाम यह हुआ कि भारत में जो असम का इलाका है, वहां चाय की खेती में, चाय की उत्पादकता में वृद्धि हुई और असम टी गॉट फेम। असम की चाय को पूरी दुनिया में, खास करके यूरोप में और उससे भी खास करके ब्रिटेन में चाय की बहुत ज्यादा महत्ता बढ़ी। आज भी ब्रूक बॉन्ड जो चाय है, चाय की जो ब्रांड है ब्रूक बॉन्ड, वो ब्रिटेन की ब्रांड है और ब्रिटेन में चाय बहुत ज्यादा पी जाती है और यही असम से चाय ले जाकर के ब्रूक बॉन्ड कंपनी भारत में भी अपना एस्टैब्लिशमेंट चलाती है। ठीक है। डबल डायमंड भी ब्रूक बॉन्ड की ऐसी ब्रांड है। तो ऐसी चाय आज भी असम की बड़ी मांग है पूरी दुनिया में और उच्च क्वालिटी की चाय यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है। हम लोग जो अंधेर देव वगैरह से लेके आते हैं 250 रुपए वाला असम का चाय, वो सब घटिया चाय है। असली चाय तो हम लोग पीते ही नहीं। ठीक है। खैर, ये बात समझ में आ गई। अब हम कैनिंग के समय में और जो महत्वपूर्ण सुधार हुए वो देखते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट
1861 भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इसके पहले थोड़ी सी बात समझते हैं। भारत में कानून बनाने के लिए 1853 के चार्टर एक्ट में गवर्नर जनरल के लिए 6 सदस्यीय काउंसिल बनाया गया था, ठीक है, जिसमें 6 से 10 मेंबर हो सकते थे। ऐसा एक काउंसिल बनाया था। उस काउंसिल का काम था भारत के लिए नियम कानून बनाना, और वो काउंसिल गवर्नर जनरल के अंडर में रहकर काम करती थी, ठीक। लेकिन उसमें दिक्कत ये थी कि भारतीय लोगों की पार्टिसिपेशन नहीं था। तो 1857 में जब विद्रोह हुआ तो अंग्रेजों को कुछ चीजें महसूस हुई। क्या बातें महसूस हुई देखते हैं। तो 1861 का बैकग्राउंड क्या था? आफ्टर रिवोल्ट ऑफ 1857 इट वाज फेल्ट बाय ब्रिटिश दैट, अंग्रेजों द्वारा यह महसूस हुआ इंडियंस वर केप्ट आउट ऑफ लेजिस्लेशन। भारत में जो नियम कानून बनाए जा रहे थे गवर्नर जनरल उनकी लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा, उसमें भारतीयों की भागीदारी नहीं थी। यानी भारतीयों की मर्जी के बिना नियम कानून बनाकर भारत में शासन अंग्रेज लोग कर रहे थे। अंग्रेजों को ऐसा महसूस हुआ और शायद इसीलिए विद्रोह हुआ। तो आगे वाला जो कानून है यानी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, उसमें भारतीय लोगों को भी शामिल किया जाएगा, ठीक है। दूसरी बात जो उनको महसूस हुई, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव पावर। 1853 के चार्टर एक्ट में आपको याद होगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के लिए 2 बॉडी बनाई गई थी, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी और दूसरा लेजिस्लेटिव बॉडी। एग्जीक्यूटिव बॉडी में 4 मेंबर हुआ करते थे और चौथा मेंबर उसमें शामिल किया गया था लॉ मेंबर, मैकाले साहब, ठीक है, आपको याद होगा। और एक था लेजिस्लेटिव काउंसिल गवर्नर, और ये दोनों काउंसिल गवर्नर जनरल के अंडर रह के काम करती थी। एग्जीक्यूटिव काउंसिल का काम था भारत में शासन का क्रियान्वयन, इंप्लीमेंटेशन, और लेजिस्लेटिव काउंसिल का काम क्या था? भारत में शासन के लिए नियम कानून बनाना, और उस कानून को इंप्लीमेंट करने का काम एग्जीक्यूटिव काउंसिल करती थी। लेकिन अल्टीमेट एग्जीक्यूटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों की पावर किसके पास थी? गवर्नर जनरल के पास थी। यानी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव दोनों पावर एक ही व्यक्ति के हाथ में कॉन्सेंट्रेटेड थे। तो अगला जो एक्ट आएगा यानी 1861 वाला जो एक्ट है उसमें इस कमी को दूर किया जाएगा, ठीक। तीसरी बात महसूस हुई अंग्रेजों को, इंडिया शुड हैव एन एम्पावर्ड लेजिस्लेटिव काउंसिल। यानी भारत में कानून बनाने के लिए एक ऐसा लेजिस्लेटिव काउंसिल, एक ऐसा विधायी परिषद होना चाहिए जो एम्पावर्ड हो, माने जिसके पास रियल में कुछ करने की पावर हो। इसके पहले 1853 में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया था उसको छोटे मोटे विषयों पर कानून बनाने का पावर था। बड़े विषयों पर कानून ब्रिटेन की संसद से ही बनते थे। इस 1861 के चार्टर एक्ट में हम देखेंगे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को कुछ ज्यादा शक्तियां दी जाएंगी। हालांकि अभी भी बहुत महत्वपूर्ण विषय ब्रिटेन के संसद से ही तय होंगे, ठीक है, लेकिन पहले की तुलना में लेजिस्लेटिव काउंसिल की शक्ति अब बढ़ाई गई। सम न्यू प्रोविंसेस आर टू बी क्रिएटेड। यह भी महसूस हुआ कि अब भारत बहुत बड़ा हो चुका है, क्योंकि इन्होंने 1757 में बंगाल को जीता था, फिर उड़ीसा, फिर बिहार, धीरे धीरे करके फिर हड़प नीति आई, सहायक संधि आई, और ब्रिटिश राज्य भारत में बहुत बड़ा हो चुका था। और अभी तक केवल 3 प्रेसिडेंसी थी। फिर बाद में 1853 के चार्टर एक्ट में ही हमने देखा सिंध और पंजाब को भी बनाया गया था, ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंसी 3 थी और 3-4 प्रांत थे। तो अब और नए प्रांत बनाने की जरूरत है ताकि शासन प्रशासन आसानी से किया जा सके। ये 4 कमियां महसूस हुई अंग्रेजों को 1857 के विद्रोह के बाद। तो 1861 का जो चार्टर एक्ट आएगा उसमें इन्हीं कमियों को दूर किया जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं इस एक्ट में प्रोविजन क्या था। 6 to 12 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स विल बी इंक्लूडेड। यानी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था गवर्नर जनरल का, विधायी परिषद, उस विधायी परिषद में 6 से 12, मिनिमम 6 और मैक्सिमम 12 भारतीय लोगों को भी शामिल किया जाएगा। अर्थात अब कानून बनाने में भारतीय लोगों की भी सलाह मशवरा ली जाएगी, ठीक। तो 6 से 12 नॉन ऑफिशियल। नॉन ऑफिशियल का मतलब जो ब्रिटिश नहीं है, जो ब्रिटिश सरकार में कहीं काम नहीं कर रहे। तो नॉन ऑफिशियल उस समय कौन थे? भारतीय लोग ही, ठीक है। तो नॉन ऑफिशियल का मतलब है गैर आधिकारिक व्यक्तियों को लिया जाएगा। गैर आधिकारिक का मतलब भारतीय लोगों को अब लेजिस्लेटिव काउंसिल में शामिल किया जाएगा। कम से कम 6, ज्यादा से ज्यादा 12, ठीक है। विल बी इंक्लूडेड इन लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ वायसराय, ठीक है। अब गवर्नर जनरल का नाम हट गया, वायसराय हो गया। तो पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल बोलते थे, अब बोलेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ वायसराय। और ये जो 6 से 12 लोग होंगे इनको अपॉइंट करने का काम करेगा वायसराय, और उनका जो मैक्सिमम टर्म होगा काम करने का होगा 2 साल।
वो चाहे तो 2 साल से पहले इस्तीफा दे सकते हैं, ठीक है। अब इस पॉइंट के आधार पर, इस पहले पॉइंट के आधार पर लॉर्ड कैनिंग ने 1862 में 3 भारतीयों को जोड़ा, बाद में और भी लोगों को जोड़ेंगे, 3 लोगों को जोड़ा। वो पहले थे किंग ऑफ बनारस, बनारस के राजा, महाराजा ऑफ पंजाब, और तीसरे थे सर दिनाकर राव। सर दिनाकर राव एक बैरिस्टर थे, पढ़े लिखे व्यक्ति थे, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से आते थे, ठीक है। अंग्रेजों ने इनको सर का टाइटल भी दिया था। तो ये 3 लोगों को जोड़ लिया गया, यानी अब लेजिस्लेटिव काउंसिल में भारतीय लोगों का प्रवेश हो चुका था। और अब ऐसा माना जाता था कि जो भी नियम कानून जो वायसराय की लेजिस्लेटिव काउंसिल भारत के लिए बनाएगी, उसमें भारतीयों की भी मर्जी, सहमति, उनकी इच्छा जानी जाएगी। यानी अब जो कानून बन के आएंगे उसमें भारतीयों का मत शामिल होगा, ऐसा एक्सपेक्ट किया गया था। रियलिटी में क्या होगा हम आगे देखेंगे। इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल, अब यहां तक तो बात हो गई लेजिस्लेटिव काउंसिल की, यानी एक प्रकार से जो संसद बना दिया था 1853 में, तो यहां पर संसद में क्या हो रहा था उसकी बात हो गई। अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल माने कार्यपालिका में कुछ परिवर्तन किए गए, और जो गवर्नर जनरल की कार्यपालिका हुआ करती थी, अब उसको एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसराय की कार्यपालिका या कार्यकारी परिषद कहा जाएगा। इसमें 5वां सदस्य जोड़ा गया। 4 सदस्य तो थे 1853 तक, 1853 के पहले 3 सदस्य थे, फिर उसमें एक और जोड़ा गया, विधि सदस्य 4 हो गए, फिर 5वां सदस्य 1861 में फिर जोड़ा गया। और ये 5वां सदस्य इस बार फाइनेंशियल मैटर का एक्सपर्ट होना चाहिए, उसको वित्तीय जानकारी होनी चाहिए। ये 5वां मेंबर यहां पर जोड़ा गया, ठीक है। ये 5वें मेंबर जो आए थे वो थे जेम्स विल्सन, ठीक है, और इनको कहा जाता था वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर। यही जेम्स विल्सन इसमें जोड़े गए थे। तो 1853 में जो चौथे व्यक्ति जोड़े गए थे वो थे लॉ मेंबर, और उनका नाम था लॉर्ड मैकाले। 5वां मेंबर जो जोड़ा गया था वो था फाइनेंशियल मेंबर, और उनका नाम था जेम्स विल्सन, ठीक है। तो पहले कानून मंत्री बन गए कौन? लॉर्ड मैकाले। पहले वित्त मंत्री बन गए कौन? जेम्स विल्सन, ठीक है। अब इसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट ने जो जेम्स विल्सन को लाया गया था, इन्हीं ने ही रिकमेंडेशन किया था कि भारत में इनकम टैक्स लगाना चाहिए, और उन्होंने बताया था कि 5% की दर से इनकम टैक्स लगाना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति की इनकम 500 रुपया प्रति साल या उससे ज्यादा है तो 5% टैक्स उस पर लगाना चाहिए, ठीक। इसके अलावा जेम्स विल्सन ने, जो कि पहले वित्त मंत्री थे, उन्होंने भारत में बजट बनाने की प्रक्रिया शुरू की। इसलिए बजट के जो जनक हैं, फादर ऑफ बजट, उनको जेम्स विलियन को कहा जाता है, और भारत में पहले बजट पेश करने का श्रेय भी जेम्स विलियन को जाता है, ठीक है। तो ये हम लोग जब इकोनॉमिक्स वगैरह में बजट पढ़ेंगे तो वहां पर ये बात आएगा। इसके अलावा जेम्स विल्सन ने रिड्यूस्ड एक्सपेंडिचर ऑन मिलिट्री में जो ज्यादा खर्चा किया जाता था इसके पहले, उस खर्चे को कुछ कम किया, ठीक। इसके अलावा सॉल्ट लेवी वाज इंक्रीज, नमक पर जो एक कर लगता था उस कर को बढ़ा दिया। तो ये 2-3 काम यहां पर किए गए फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, ठीक। अगला महत्वपूर्ण प्रोविजन है रीस्टोर्ड लेजिस्लेटिव पावर ऑफ बंगाल एंड मद्रास। आपको याद होगा कि चार्टर एक्ट 1853 में बंगाल में बस जो गवर्नर जनरल होंगे उसी बस के पास काउंसिल होगा, ठीक है। लेकिन बंगाल और मद्रास की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी, यानी बंगाल और मद्रास में जो गवर्नर बैठेंगे उनको अपने लिए कानून बनाने का अधिकार नहीं था, उनके लिए भी कानून बनाने का काम कलकत्ता में बैठा हुआ गवर्नर जनरल करेगा। यह 1833 में किया गया था, ठीक। उस 1833 के प्रावधान को खत्म कर दिया गया, और अब जो है यहां, सॉरी बंगाल नहीं, यहां बॉम्बे है, इसको सुधारेंगे हम लोग, ये बॉम्बे है, ठीक है। तो बॉम्बे और मद्रास में जो गवर्नर होगा उसके पास भी एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा, और वे भी अपने प्रांत के लिए नियम कानून बना सकेंगे। वायसरॉय वाज एम्पावर्ड टू क्रिएट न्यू प्रोविंसेस एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब वायसरॉय को यह ताकत मिल गई थी कि वो नए प्रांत बना सकते हैं, ठीक है। आपने देखा कि अंग्रेजों को महसूस हो रहा था कि भारत का राज्य क्षेत्र बढ़ रहा है, इसलिए नए प्रांत बनाने की जरूरत है। तो यह शक्ति वायसरॉय को दिया था कि आप नए प्रांत जो है वो बना सकते हैं, और वहां के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बना सकते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंगली, इसी के अनुसार लेजिस्लेटिव काउंसिल वर सेट अप इन बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड पंजाब 1862, 1866 और 1897 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अगला पॉइंट है एम्पावर्ड वायसराय टू। इस एक्ट ने वायसराय को कुछ नई शक्तियां दी, जैसे कि मेक रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस इन इंडिया।
यानी भारत में शासन प्रशासन बहुत आसानी से हो सके, इसके लिए जो भी जरूरी नियम कानून वायसराय को उचित लगते हैं वैसे नियम कानून वायसराय अपनी मर्जी से बिना अपनी काउंसिल से पूछे बना सकता है। इशू ऑर्डिनेंस व्हेन लेजिस्लेटिव काउंसिल नॉट इन सेशन। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल एक संसद के रूप में हो गया, ठीक है। तो जैसे आज होता है कि संसद सत्र में नहीं होती, जब संसद की कार्यवाही नहीं चल रही होती है और अचानक कोई कानून बनाना हो तो राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस माने अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो यह शक्ति पहली बार वायसराय को 1861 के एक्ट में मिला। तो भारत का राष्ट्रपति आज संसद के ना होने पर ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है। इसका पहला रेफरेंस कहां मिलता है? 1861 के चार्टर एक्ट में मिलता है, जहां वायसराय, उस समय वायसराय की वही हैसियत थी जो आज के राष्ट्रपति की है, ठीक है। तो राष्ट्रपति वायसराय ऑर्डिनेंस इशू कर सकता था और उस ऑर्डिनेंस की जो लाइफ होती थी वो आज भी 6 महीने होती थी, उस समय भी 6 महीने होती थी, आज भी 6 महीने होती है। इसके अलावा पोर्टफोलियो सिस्टम इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल। पोर्टफोलियो सिस्टम का मतलब यह है कि किसी विभाग की जिम्मेदारी किसी व्यक्ति को दे देना पोर्टफोलियो कहलाता है, ठीक है। किसी की जिम्मेदारी तय कर देना। तो इसके पहले तक क्या होता था कि जो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कोई मेंबर है, वो मेंबर मान लीजिए लॉ मेंबर है, तो वो लॉ मेंबर एजुकेशन का काम भी देख सकता था, एग्रीकल्चर का भी देख सकता था, इंडस्ट्री का भी देख सकता था। समझ में आ रही बात? अब तय कर दिया गया कि एक डिपार्टमेंट या एक से ज्यादा डिपार्टमेंट का जिसको मुखिया बनाया जाएगा वो उसी डिपार्टमेंट के लिए जिम्मेदार होगा, दूसरे किसी डिपार्टमेंट के लिए नहीं। तो एक प्रकार से मंत्री परिषद का स्वरूप यहां से सामने आया। मंत्री बनाने तय किए और मंत्री परिषद बना, ठीक है। और 1861 में जो ब्रिटेन की सरकार थी भारत की, उन्होंने 6 मंत्रालय बनाए थे। डिफेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, लॉ मिनिस्ट्री, पब्लिक अफेयर्स मिनिस्ट्री, ऐसे करके कुल 6 मिनिस्ट्री बने थे और हर मिनिस्ट्री का एक मंत्री होता था। इसी को कहा गया पोर्टफोलियो सिस्टम, ठीक है। यहीं से ये मंत्री परिषद का उदय है भारत में, ठीक। चलिए अब एनालिसिस करते हैं। ये 6 पॉइंट आपको इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के ध्यान रखने हैं। तो कुल मिलाकर 1861 ने भारत में 2-3 बड़े काम किए। पहला काम तो ये किया कि भारत में एक प्रकार से स्थायी संसद, इसके पहले हमने 1853 के चार्टर एक्ट में देखा था कि मिनी पार्लियामेंट की स्थापना हो गई थी। अब एक बड़े लेवल पर पार्लियामेंट की स्थापना हो गई भारत में, और यहीं से भारत में संसद कैसे काम करता है, संसद में कैसे बिल लाए जाते हैं, बिल कैसे पास किए जाते हैं, ठीक है। और जब बिल डिस्कस किया जाता है तो एक चेयरमैन होता है। ये तमाम चीजें यहां से धीरे धीरे अब भारत में यहीं से आनी शुरू हुई है, ठीक है। तो इसका एनालिसिस, इसका विश्लेषण क्या है, हम ये देखते हैं। Did little to improve the influence of Indians in legislative council। अंग्रेज जो कुछ भी कर रहे थे उनके सैद्धांतिक रूप से बाय थ्योरी, बाय राइटिंग वो बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन प्रैक्टिकली उनका कुछ करने का इरादा नहीं था। ये सब लिपापोती चल रही थी। ये सब भारतीय लोग दोबारा से कोई बड़ा विद्रोह ना कर दें, दुनिया में जो बदनामी हुई थी ब्रिटेन की, उन सबको छुपाने का काम कर रही थी ब्रिटिश सरकार। वास्तव में उसको भारत के शासन सुधारने, प्रशासन सुधारने, भारत की जनता की दशा सुधारने से कोई मतलब नहीं था, ठीक है। तो ये एक्ट भी एक दिखावा था। इससे भारतीयों, जो ये 3 भारतीयों को जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में लाया गया था, ये सब इलीट क्लास के लोग थे, उच्च वर्ग के लोग थे जो अंग्रेजों की ऑलरेडी जी हुजूरी करते थे, ठीक। ये बैठे रहते थे, गवर्नर जनरल मुंडी हिला देते थे, बोले हाँ बोलो तो हाँ बोलते थे, बोलो ना बोलो तो ना बोलते थे। इनकी अपनी कोई खुद की कोई डिस्क्रिशनरी पावर, इनके अंदर खुद का कोई विवेक नहीं था। तो ऐसे लोगों को भर्ती किया जाता था लेजिस्लेटिव काउंसिल में नाम मात्र के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए देखो हमने भारतीय लोगों की मर्जी से कानून बनाया। लेकिन ना उनकी मर्जी पूछी जाती थी, ना उनको कुछ बताया जाता था, ना उनको कुछ अधिकार था, ठीक है। वो पत्थर की मूर्ति बने, माटी के माधो बैठे रहते थे, खाते थे, पीते थे, चाय वाय पी करके चले जाते थे। तो इस तरीके से व्यवस्था किया गया। यानी कुल मिलाकर के भारतीय लोगों के का वास्तव में मत जानना कानून बनाने से पहले ये उद्देश्य उनका नहीं था, केवल दिखावा करना था। द रोल ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज लिमिटेड टू एडवाइस। ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई थी, ये एक एडवाइजरी बॉडी थी। जो वायसराय था उसको ये अधिकार था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल ने कोई बिल पास करके वायसराय के पास भेजा है तो वायसराय उसको सिरे से नकार सकता है, उसमें संशोधन कर सकता है। तो जब लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसमें भारतीय लोग भी बैठे हुए हैं, उनकी मर्जी से कोई नियम बन रहा है, फिर वायसराय के पास गया तो वायसराय उसको क्यों मना करे? जब मना कर सकता था तब हम मानते कि नहीं, भारतीयों को आपने अधिकार दिया। ये तो दिखावा है, ठीक है। तो केवल एक
एडवाइजरी बॉडी थी, वो जो बिल पास करके गवर्नर के पास भेजती थी, उसके बाद भेजती थी वायसराय के पास, वो कोई बंधनकारी नहीं था, ठीक है, कि नहीं भैया वायसराय को तो दस्तखत करना ही पड़ेगा तभी वो एक्ट बनेगा, ऐसा कुछ नहीं था। गवर्नर वायसराय जब चाहे उसको वीटो कर सकता था, उसको पास करने से मना कर सकता था। इवन यदि वो पास कर दे तो आगे लंदन में बैठा है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जब उसको खबर मिलेगी कि फलाना एक्ट पास हुआ तो उसकी एक कॉपी वहां भी भेजी जाएगी, और अगर उसको लगता है कि नहीं ये ठीक नहीं है तो वो मना कर सकता है, ठीक। यदि उसको लगे कि ठीक है और क्राउन को लगे कि ठीक नहीं है तो वो, तो इस प्रकार से कुल मिला के अल्टीमेट कंट्रोल अंग्रेजों के हाथ में था। ये दिखावा के लिए भारतीय लोगों को शामिल किया गया था, ठीक है। इसके अलावा फाइनेंशियल मैटर पर डिस्कशन करने का अधिकार भारतीय लोगों को नहीं था। यदि बजट आया है तो बजट में कितना पैसा कहां लग रहा है, कहां से पैसा आ रहा है, कहां से पैसा जा रहा है, कितना टैक्स लग रहा है, ये तमाम बातों पर डिस्कशन करने का अधिकार जो ये भारतीय लोगों को शामिल करना था 6 से 12 लोगों को, ये अधिकार उनको प्राप्त ही नहीं था। तो ये सब दिखावा था, समझ में आ रहा है, ठीक है। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कुड डिसॉल्व एनी एक्ट, ठीक है। तो ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को ये अधिकार था, यदि वायसराय ने कोई एक्ट भारत में बना भी दिया है और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास जब वो भेजा जाएगा तो उसको अल्टीमेटली मना कर सकता है। एक्सटेंसिव वीटो पावर टू वायसराय ओवर पब्लिक फाइनेंस, मिलिट्री, फॉरेन रिलेशन एंड रिलीजन, इन मामलों में वायसराय को स्पेशल वीटो था। स्पेशल वीटो माने अगर इन मुद्दों पर लेजिस्लेटिव काउंसिल कोई कानून बनाती है तो बिना कुछ पूछे वायसराय उस कानून को सिरे से निरस्त कर सकता है, ये वीटो पावर था, ठीक है। कौन कौन मामले थे? पब्लिक फाइनेंस माने भाई पैसा कहां से आ रहा कहां जा रहा है, ठीक है। मिलिट्री, फॉरेन रिलेशन और रिलीजन, इन मामलों में बिना वायसराय की मर्जी से कानून बन ही नहीं सकता था, और वायसराय की मर्जी तभी होगी जब उसको लगेगा कि इससे अंग्रेजों को फायदा है, ठीक। ऑर्डिनेंस पावर, हमने देखा कि वायसराय को ऑर्डिनेंस जारी करने का अधिकार मिल चुका था, कब? जब लेजिस्लेटिव काउंसिल सेशन में ना हो। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल को सेशन में बुलाने का अधिकार भी वायसराय को है, और जब सेशन में आ जाए तो उसका सेशन खत्म करने का अधिकार भी वायसराय के पास था, ठीक। तो वो जब चाहे तब, क्योंकि जब लेजिस्लेटिव काउंसिल का सेशन लगेगा तो किसी भी नियम कानून पे चर्चा होगी, वाद विवाद होगा, हो सकता है भारतीय लोग उस पर कुछ आपत्ति भी करें, लेकिन जब सेशन लग ही नहीं रहा है तो गवर्नर अपनी वायसराय अपनी मर्जी से कोई भी नियम कानून बना सकता था। इसलिए ऑर्डिनेंस पावर का वायसराय द्वारा बार-बार मिसयूज किया गया, ठीक। पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन, इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये थी कि इसका एक्ट, इसके फायदे हैं, इसमें कुछ फायदे नुकसान दोनों शामिल है। पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन किया गया। पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब यह है कि 1833 के चार्टर एक्ट में 3 प्रेसिडेंसी में से कानून बनाने का अधिकार केवल कलकत्ता प्रेसिडेंसी को था, बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को कानून बनाने का अधिकार नहीं था। लेकिन इस एक्ट ने मद्रास को भी कानून बनाने का अधिकार दिया, बंबई को भी दिया, कलकत्ता को भी दिया, नए जो प्रांत बनने थे उनको भी कानून बनाने का अधिकार दिया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि राजनीतिक विकेंद्रीकरण इस एक्ट द्वारा देखने को मिलता है, ठीक है। इलीट इंडियंस इन लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल में इलीट क्लास के लोग थे जिनका आम जनता से कोई लेना देना नहीं था। इनका मजा उसी में था जिसमें अंग्रेजों का मजा है। ये उनकी चापलूसी, उनकी जी हुजूरी, उनकी हाँ में हाँ करने वाले लोग थे, ठीक है। तो ऐसे लोग जब लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाएंगे तो भारतीय आम लोगों के दुख दर्द को समझ के वहां पर किसी विषय को उठाएंगे, ऐसी आशा उनसे नहीं की जा सकती थी। इसके अलावा नो स्टैट्यूटरी प्रोविजन फॉर देम, यहां ये तो लिख दिया गया कि 6 से 12 भारतीयों को शामिल किया जाएगा, लेकिन वो भारतीय लोग कैसे होंगे, उनकी योग्यता क्या होगी, ठीक है। ये तमाम बातें टेक्निकल तौर पर तय नहीं थी, ये वायसराय की मर्जी पे था। जैसे यहाँ 6 थे तो 3 ही को भर्ती किया, आप क्या कर लोगे, ठीक है। तो इस प्रकार से व्यवस्था यहां पर थी। इसके अलावा बिल पासिंग प्रोसीजर, बिल को लेजिस्लेटिव काउंसिल से बिल को पास करने की प्रक्रिया बड़ी लेंदी थी। आज भी जैसे हम देखते हैं बड़ी लेंदी प्रक्रिया है, ठीक। यदि बिल किसी प्रकार से लेजिस्लेटिव काउंसिल से पास हो भी गया तो वो गवर्नर के पास जाएगा, और गवर्नर को वीटो पावर है कि वो मना भी कर सकता है। मान लो वो हाँ कर दिया तो फिर वो कहां जाएगा? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास जाएगा, उसको भी पावर है, वो मना कर सकता है। उसने हाँ कर दिया तो फिर पावर है ब्रिटिश क्राउन को, जो उस समय विक्टोरिया महारानी थी, वो मना कर सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सब दिखावा सिस्टम किया गया था, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर एक जानकारी लिखी हुई है कि जो लेजिस्लेटिव जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करता था गवर्नर जनरल का, जो 1858 में वायसराय का
एग्जीक्यूटिव काउंसिल कहलाएगा। उसमें कैसे कैसे मेंबर घटे बढ़े हैं आपको ध्यान में होना चाहिए, आप पिछले एक्ट याद करना। पहली बार 1773 के चार्टर एक्ट में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसमें जो गवर्नर था बंगाल का, उसको मदद करने के लिए उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 4 मेंबर रखे गए थे। फिर 1784 में उसको घटा के 3 कर दिया गया। फिर 1833 में उसमें फिर 1 बढ़ाया गया, 4 कर दिया गया, और फिर 1851 में उसमें फिर 1 बढ़ा करके 5 कर दिया गया। तो ये कैसे घटे बढ़े हैं आपको याद रखना है, ठीक। तो ये था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, उसके लाभ हानि, उसमें क्या अच्छाई बुराई थी, ये सब समझ लिया। अब हम देखते हैं अगला जो लॉर्ड कैनिंग के समय आया, इंडियन सिविल सर्विस एक्ट 1861, ठीक है। देखते हैं क्या है इस एक्ट में। यह प्रावधान किया गया था, एनी पर्सन वेदर इंडियन और यूरोपियन कुड बी अपॉइंटेड टू एनी ऑफ द ऑफिसेस इफ रेसाइडेड इन इंडिया फॉर 7 इयर्स। कम से कम कोई भी ऐसा व्यक्ति, चाहे यूरोप का हो चाहे भारत का हो, जो कम से कम 7 साल भारत में रहा है, उसको अंग्रेज सरकार के विभिन्न सरकारी पदों में अब भर्ती किया जा सकता है। यानी इंडियन सिविल सर्विस, उस समय विभिन्न अधिकारी इसी माध्यम से प्रवेश करते थे। तो इंडियन सिविल सर्विस में भारतीयों का प्रवेश यहां से तय हो गया, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको एक तो एग्जाम देना पड़ेगा, एग्जाम लंदन में होंगे, अंग्रेजी में एग्जाम होगी, ठीक है। ये तमाम प्रक्रिया। इस एक्ट के पहले, 1861 के एक्ट के पहले, जो सिविल सर्वेंट होते थे कंपनी के, उनको रिक्रूट करने का अधिकार कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को था। 1853 के चार्टर एक्ट में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का यह अधिकार छीन लिया गया और बोला अब ओपन परीक्षा होगी। यानी 1853 के पहले तक कोई परीक्षा नहीं होती थी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर अपनी मर्जी से किसी भी अंग्रेज या यूरोपीय व्यक्ति को भारत में सिविल सर्वेंट बनाकर के भेज देता था। उसको बोलते थे कॉम्बिनेटेड सिविल सर्विस, ठीक है, संस्रावित सिविल सेवा। इस एक्ट में यह कहा कि अब यह अधिकार, चूंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तो खत्म ही हो गया, ठीक है, तो अब एग्जाम होगा और इस एग्जाम को करवाने की पूरी व्यवस्था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो लंदन में बैठते हैं वो करेंगे, ठीक है। सम ऑफिसर्स विल बी रिजर्व्ड फॉर कॉम्बिनेटेड सिविल सर्विस। हालांकि अभी भी 100% सारे पद सिविल सेवा के द्वारा जो भरे जाते थे वो भारतीयों के लिए नहीं खुले थे। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण पद अभी भी अंग्रेजों के लिए रिजर्व कर लिए गए थे और उनकी परीक्षा नहीं होती थी, उनको डायरेक्ट रिक्रूट कर दिया जाता था। उसको कहा जाता था कॉम्बिनेटेड सिविल सर्विस। कॉम्बिनेटेड सिविल सर्विस माने विदाउट एग्जाम दे वर रिक्रूटेड बाय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ लंदन, ठीक है। तो ये था इंडियन सिविल सर्विस एक्ट। अब हम देखते हैं अगला इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट 1861, ठीक। इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट 1861 वास्तव में इसलिए लाया गया था कि भारत में कई प्रकार की अदालतें हो चुकी थी। पहला कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट था, फिर उसी प्रकार का सुप्रीम कोर्ट बंबई और मद्रास में भी स्थापित किया गया। उस समय जिसको सुप्रीम कोर्ट कहते थे, वास्तव में वो आज के हाई कोर्ट के बराबर थे, ठीक है। तो लेकिन नाम उनका सुप्रीम कोर्ट था। तो कलकत्ता में था सुप्रीम कोर्ट, मद्रास में भी था, बंबई में भी था। कलकत्ता में 1773 में ही कर दिया गया था, फिर बाकी आने वाले समय में बंबई और वहां भी किया गया था। तो एक तो सुप्रीम कोर्ट थे, उसके अलावा फौजदारी कोर्ट थे, सदर दीवानी थे, सदर अदालत थे, ऐसे कई प्रकार के छोटे बड़े अदालत जो है वो पाए जाते थे। इस एक्ट के द्वारा यह किया गया कि सभी प्रकार के कोर्ट को खत्म कर दिया जाएगा और उन सारे कोर्ट की शक्तियां हाई कोर्ट को दे दिया जाएगा। यह था इसका पर्पस, ठीक है। तो ब्रिटेन की संसद में यह पास हुआ और इस एक्ट द्वारा ब्रिटेन की महारानी को यह अधिकार दिया गया कि वो भारत में हाई कोर्ट की स्थापना कर सकती है। तो हाई कोर्ट की स्थापना कर सकती है का मतलब पुराने सारे अदालतों को मिलाकर के उनकी जगह पर एक हाई कोर्ट बनाया जा सकता है, ये इसका मतलब है, ठीक है। हाई कोर्ट्स इन कैलकाटा, मद्रास एंड बॉम्बे एस्टैब्लिश्ड इन 1862, ठीक है। तो ऐसा साल भर में तो हाई कोर्ट बन नहीं जाएगा कि 61 में कानून आया 62 में हो गया। तो वास्तव में कोई हाई कोर्ट स्थापित किया नहीं गया था। पुराने जितने अदालतें थी उनको मर्ज करके और उसका नाम रख दिया था हाई कोर्ट, ठीक है। तो पहली बार हाई कोर्ट बना था कलकत्ता में, उसके बाद मद्रास में, उसके बाद बॉम्बे में। ये क्रोनोलॉजी। तो यदि भारत का पहला हाई कोर्ट यदि आपसे पूछा जाए तो कलकत्ता है, ठीक। और अब जो ये हाई कोर्ट अब बन रहे हैं ये वैसे ही थे जैसे आज के हाई कोर्ट है। इज इट क्लियर, ठीक है। तो भारत का पहला हाई कोर्ट 1862 में बना था कलकत्ता। तो 2022 में कितने साल हो गए
आप देख सकते हैं 160 साल हो गए शायद, है ना। हाँ, तो 160 साल कंप्लीट हो गए। अभी 150 साल में बड़ा सेलिब्रेशन हुआ था इन तीनों कोर्ट्स का। ये 2-4-5 दिन के अंतर में बने हैं, लेकिन सबसे पहले कलकत्ता बना है, फिर मद्रास, फिर मुंबई, ये क्रोनोलॉजी, ठीक है। इट एबॉलिश्ड एग्जिस्टिंग कोर्ट्स। इस एक्ट ने पुराने सारे जो अदालत थे, जैसे सुप्रीम कोर्ट था, सदर अदालत, अब सदर अदालत में कई प्रकार के सदर अदालत थे, सदर दीवानी अदालत, सदर फौजदारी अदालत, ठीक है, और इसके अलावा सर्किट कोर्ट्स, ऐसे तमाम अदालतों को खत्म करके उनकी जगह हाई कोर्ट्स की स्थापना 3 प्रांतों में की गई, ठीक। बाद में आगे चल करके फिर 1869 में आगरा में किया जाएगा, फिर उसका नाम बदलेंगे तो वो इलाहाबाद हाई कोर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर और भी नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में किया जाएगा, तो आगे और भी कई हाई कोर्ट स्थापित करेंगे, और वर्तमान में 24 या 26 हाई कोर्ट हैं, आप ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। इन हाई कोर्ट्स में एक चीफ जस्टिस होता था और कम से कम 15 जजेस होते थे, ठीक। इनका कार्यकाल क्या होता था, अप टू प्लेजर ऑफ क्राउन। इनकी नियुक्ति भी क्राउन करती थी, लंदन की महारानी, ठीक है, और वो पद पे भी तब तक रहते थे जब तक क्राउन की मर्जी हो, यानी कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड टेन्योर इनका नहीं हुआ। तो ये था इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861। अब देखते हैं वेरियस चेंजेस आफ्टर रिवोल्ट ऑफ 1857। अब 1857 के विद्रोह जैसी दोबारा घटनाएं न हो, इसलिए लॉर्ड कैनिंग के समय में ही भारत में अनेक प्रकार के परिवर्तन किए गए। राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन किए गए, प्रशासनिक क्षेत्र में किए गए, सामाजिक क्षेत्र में किए गए, और मिलिट्री के क्षेत्र में किए गए। ऐसे लगभग सभी क्षेत्रों में सुधार किया गया। इस प्रकार से सुधार किया गया, सुधार का मतलब है वो अंग्रेजों के फेवर में सुधार है, हमारे लिए तो वो ना सुधार है, ठीक है, वो हमारा बिगाड़ है, उनका सुधार हमारा बिगाड़। तो नाम तो है सुधार किए गए, ठीक है, चेंजेस किए गए। तो ऐसे चेंजेस किए गए ताकि दोबारा ऐसे क्रांति जैसी घटना, विद्रोह जैसी घटना दोबारा ना हो और अंग्रेजों को शासन प्रशासन करने में बड़ी आसानी हो। ऐसे परिवर्तन किए गए। तो देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन सेना में क्या परिवर्तन किया गया, देखते हैं। रेशियो ऑफ यूरोपियन टू इंडियंस बिफोर 1857, आफ्टर 1857। जो सेना थी भारत में अंग्रेजों की, जिसको हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना कहते थे, उस सेना में 1857 के विद्रोह के पहले जो अनुपात था यूरोपीय और भारतीय का, वो कितना था, 1:8। ठीक है, 1:8 का मतलब यह है कि यदि 3 लाख की सेना है तो उसमें 40,000 के आसपास यूरोपीय होंगे और 2,60,000 के आसपास और 2.5 लाख के आसपास लगभग भारतीय। तो इतना अंतर था, यानी 8 भारतीय पे 1 यूरोपीय व्यक्ति हुआ करता था। यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की पूरी सेना में 80% से ज्यादा भारतीयों का योगदान था। ठीक है, तो यह था 1857 के पहले। लेकिन चूंकि भारतीय लोगों की संख्या ज्यादा थी सेना में, इसलिए विद्रोह हुआ और आगे भी विद्रोह हो सकता था। इसलिए अंग्रेजों ने बड़ी चालाकी की और 1857 के बाद जो रेशियो था यूरोपीय और इंडियंस का, उसको कम किया गया। बंगाल में इसको घटाकर के 1:2 कर दिया गया। माने अगर 300 की सेना है टोटल, तो उसमें 200 भारतीय थे और 100 अंग्रेज थे। लेकिन ये 100 अंग्रेज 200 भारतीयों पर भारी इसलिए पड़ते थे क्योंकि ये 100 के 100 अंग्रेज अधिकारी क्लास के होते थे और इनके पास आधुनिक हथियार होते थे और बड़े बड़े डिपार्टमेंट जैसे कि आर्टिलरी है, गोला बारूद है, ये इन्हीं अंग्रेजों के कब्जे में होता था। ठीक है, तो अब विद्रोह की संभावना खत्म हो गई। भले अभी भी 200 भारतीय हैं, लेकिन वो विद्रोह करने की हालत में नहीं थे। उनको घटिया बंदूक दिया जाता था, गिनकर भी गोली दिया जाता था। ठीक है, 1-2 गोली चलाने के बाद उनको फिर गोली चाहिए और गोली देगा ब्रिटिश अधिकारी। ठीक है, लेकिन ब्रिटिश अधिकारी के पास असीमित गोली होते थे, आधुनिक बंदूक होते थे। ठीक है, उनका पूरा शस्त्रागार उनके कब्जे में होता था। तो भले यहाँ पर दिखने में अभी भी भारतीय ज्यादा है, लेकिन उनकी जो क्षमता है वो काफी कम कर दी गई। मद्रास और बंबई में इसको थोड़ा ज्यादा रखा गया क्योंकि वहां विद्रोह भड़का नहीं था। तो यहां पर हर 5 भारतीय पर 2 व्यक्ति को, 2 अंग्रेजों को रखा गया। ठीक है, यानी 1.25 का रेशियो था, 1:2.5। ठीक, तो यह परिवर्तन किया गया, बहुत बड़ा परिवर्तन था। यानी भारतीयों की संख्या घटाई गई कुल मिलाकर के और अंग्रेज या यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई। ठीक, पहला काम। दूसरा काम यह किया गया, strict European monopoly over important geographical locations and important branches of military, जैसे कि आर्टिलरी, आर्मी, आर्मरी, नेवी।
जो महत्वपूर्ण केंद्र होते थे, सेंसिटिव केंद्र, जहां पर विद्रोह ज्यादा भड़कने की संभावना हुआ करती थी, जो ज्यादा सेंसिटिव एरिया थे, वहां पर जो नियुक्ति है वो अंग्रेज अधिकारी की जाती थी, भारतीय अधिकारियों की नियुक्ति नहीं की जाती। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो सेना के अंदर महत्वपूर्ण विभाग थे, तोप है, बंदूकची है, ठीक है, और भी जो महत्वपूर्ण हथियार वाला जो डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट कभी भी भारतीयों के अंडर नहीं रखा जाता था। इन सारे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट्स का जो मुखिया होता था वो एक यूरोपीय व्यक्ति होता था। जरूरी नहीं है कि ब्रिटिश हो, अंग्रेज हो, फ्रांसीसी भी हो सकता है, स्कॉटलैंड का भी हो सकता है, नीदरलैंड का भी हो सकता है, ठीक है, यूरोपीय होते थे। ठीक, अब चूंकि वो सब चोर चोर मौसेरे भाई, तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो जैसे आर्टिलरी है, आर्मरी है, नेवी इत्यादि में भारतीय लोगों को मुखिया नहीं बनाया जाता था। ठीक है, होल मिलिट्री वाज कैटेगराइज्ड इनटू 4 पार्ट्स। पूरी सेना को 4 भागों में बांटा गया था, यानी डिवाइड एंड रूल। सेना के अंदर जो भारतीय लोग हैं वो एक दूसरे से घृणा और नफरत करने लगे, आपस में कभी सहयोग न करें, इस प्रकार से भारतीय सेना को खंड खंड किया गया था। पहला है मार्शियल क्लास और दूसरा नॉन मार्शियल क्लास। ये दो महत्वपूर्ण क्लासिफिकेशन। मार्शल क्लास का मतलब है वे सैनिक जो बहादुर हैं, लड़ाकू हैं, जुझारू हैं, वीर हैं, ठीक है, उसमें अदम्य साहस है, ऐसे लोगों को मार्शल यानी लड़ाकू दल का सेना कहा जाता है। और ये कौन थे? ये वही थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों की मदद की थी, अर्थात सिख, पठान, राजपूत, गुरखा। इनको लड़ाकू दल के कहा गया था। ये बड़े बहादुर हैं, अदम्य साहस है, ठीक है, ये तमाम बड़े बड़े ओहदे इनको दिए गए। ठीक, और इनके गुड सर्विस कंडीशन, इनको अच्छी जगह में रिक्रूट किया जाता था, इनके सैलरी अच्छे होते थे, इनको प्रमोशन भी मिलता था, इनको इंटाइटलमेंट अनेक प्रकार के अत्ते भत्ते भी मिलते थे, इनका खान पान रहन सहन भी इनका सब कुछ बढ़िया था, इनको बंदूक वगैरह भी अच्छी क्वालिटी के दिए जाते थे, इनको छुट्टी वगैरह भी दे दी जाती थी। तो मेहरबान थी कुल मिलाकर के ब्रिटिश सरकार इनके साथ, और इनको बड़ा टाइटल दिया गया मार्शल क्लास। बड़ा वीरता महसूस होती थी इनको सुनकर के। ठीक, और जो लोग विद्रोहियों का साथ दिए थे, जो सेना, उनको कहा गया नॉन मार्शल क्लास, कायर वर्ग, गैर लड़ाकू। इनके अंदर जुझारूपन नहीं है, इनके अंदर निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, इनके अंदर साहस दिखाने की क्षमता नहीं है। ये लड़ाकू तो है पर डरपोक है, कायर है, ऐसा कह के उनको अपमानित किया गया। ठीक है, ये वही थे जो अंग्रेजों के खिलाफ, कंपनी के खिलाफ 1857 के विद्रोह में लड़े थे। तो एक प्रकार से ये पुरस्कार और दंड की नीति थी। जो अंग्रेजों के प्रति वफादार रहे उनको पुरस्कार मिला, और जो विद्रोहियों के साथ लड़े उनको दंड मिला। इनके सैलरी कम होते थे, ये कितना भी महान काम कर ले इनका प्रमोशन नहीं होता था, इनको इंफीरियर क्वालिटी का माना जाता था, इंफीरियरिटी की नजर से देखा जाता था, इनको अत्ते भत्ते कम मिलते थे, तो घटिया क्लास के यूनिफॉर्म, घटिया क्लास के बंदूक, इन सबको दिया जाता था, अपमानित किया जाता। ठीक है, तीसरा वर्ग है इंडियन क्लास। इंडियन क्लास माने वे सैनिक जो विशुद्ध रूप से भारतीय थे, और इनको ज्यादातर रहने ही नहीं दिया जाता था भारत में। इनको ब्रिटेन की महारानी की तरफ से युद्ध लड़ने के लिए कहीं चीन भेज दिया जाता था, या जहां कहीं भी ब्रिटेन का युद्ध होता था, चाहे ब्रिटेन का युद्ध डेनमार्क में हो, चाहे अंटार्कटिका में हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, भारत से सैनिक बुलवा लिए जाते थे। इनकी कोशिश थी कि भारतीय सैनिकों को ज्यादा से ज्यादा भारत में रहने ही न दो, जब ये रहेंगे ही नहीं तो कहां से विद्रोह करेंगे, तो इनको ज्यादातर बाहर रखा जाता था। ठीक है, ये बाहर जाते थे, चीन, ऑस्ट्रेलिया, दुनियादारी, यहां वहां युद्ध लड़ते थे, और मर गए तो बेचारे उनका पता ही नहीं, वहीं पर मर गए, उनकी जो मिट्टी है वो तक अपने देश नहीं आ पाती थी। तो लड़ते ये थे, मरते ये थे, लेकिन राज्य विस्तार किसका होता था? ब्रिटेन की महारानी का, ब्रिटेन का राज्य विस्तार होता था। इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर एट द कॉस्ट ऑफ इंडियन ब्लड एंड वैलर। भारतीय लोगों की खून और बहादुरी की कीमत पर ब्रिटिश राज्य का विस्तार किया जाता था। ठीक, चौथे वर्ग में थे यूरोपियन वर्ग। वे लोग जो यूरोपीय सैनिक थे उनको भारत में रहने के लिए दिया जाता था, बढ़िया घर बना के देते थे, यहीं रहो, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर देखो, यहाँ कोई दंगा बंगा ना भड़के, ये सब नहीं। अब जब भारत में ज्यादातर सैनिक यूरोपीय होंगे तो वो तो दंगा करेंगे नहीं। ठीक है, तो ऐसी सुंदर व्यवस्था इन्होंने बनाई, देखिए अपनी दृष्टि से। ठीक है, और उन्होंने कहा हमने सैनिक सुधार किया है। खैर आगे देखते हैं, अंग्रेजों की नीतियां समझते चलना है साथ साथ, है ना, कि कितने कुटिल थे शासन करने में। चलिए अब अगला बात है पॉलिसी ऑफ बैलेंस एंड काउंटर पॉइज, माने संतुलन और प्रतिसंतुलन का नियम अपनाया गया,
ये संतुलन प्रतिसंतुलन का नियम क्या था? पहले होता क्या था कि जैसे मैं इसके पहले आपको पढ़ा चुका हूं, बंगाल की सेना थी, तो बंगाल में ज्यादातर उच्च वर्ग के लोगों को शामिल किया गया था। भूमिहार, ब्राह्मण, क्षत्रिय, राजपूत, ऐसे लोगों को उसमें शामिल किया गया। उसमें से ज्यादातर लोग अवध के थे, और जब अवध को लूट लिया गया विलय नीति द्वारा, तो उन सारे सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। अब अंग्रेजों ने एक चाल चली कि अब अंग्रेजों की सैनिकों को कई टुकड़ियों में बांट दिया गया, रेजिमेंट में बांट दिया गया, कई रेजिमेंट में, और उन रेजिमेंट्स में इस प्रकार से सैनिकों का बैलेंस रखा गया कि उसमें कुछ यूरोपीय भी हो और कुछ भारतीय हो। और भारतीय कैसे हो? कुछ बंगाल के हो, कुछ बिहार के हो, कुछ असम के हो, कुछ हिंदू हो, कुछ मुसलमान हो, ठीक है, कुछ गोरे हो, कुछ काले हो, कुछ ठिगरे हो, माने डाइवर्सिटी मेंटेन करी गई हर एक यूनिट में। किसी भी व्यक्ति की उसमें संख्या नहीं रखी गई। मान लीजिए हिंदुओं की संख्या ज्यादा कर देते और कल के लिए मुसलमान, ये अगर हिंदुओं की संख्या ज्यादा होती तो हिंदू विद्रोह कर सकते थे, किसी यूनिट में मुसलमानों की संख्या ज्यादा है तो मुसलमान विद्रोह कर सकते थे, ठीक है। तो इस प्रकार से संतुलन बनाया गया कि उसमें 2 हिंदू डाल दिए, 2 मुसलमान डाल दिए, 2 किसी दूसरी संस्कृति के डाल दिए, 2 किसी दूसरी संस्कृति के डाल दिए, 2 हिंदी बोलने वाले डाल दिए, 2 गुजराती बोलने वाले डाल दिए, 2 मद्रासी बोलने वाले। तो सेना के भीतर वो थी तो एक यूनिट, लेकिन उनमें आपस में यूनिटी नहीं थी। वे सब के सब एक दूसरे का मान सम्मान नहीं करते थे, एक दूसरे में यूनिटी फील नहीं करते थे, बल्कि एक दूसरे में वो अब कटे छटे महसूस करते। बोले वाह, ये मद्रासी बोलता है, ये बंगाली बोलता है, ये तमिल बोलता है, ये हिंदू है, ये फलाना है, ये भूमिहार है, ये क्षत्रिय है। तो सेना के अंदर ही फूट थी, लेकिन अंग्रेजों का आदेश सब मानते थे, क्योंकि अल्टीमेटली वो अंग्रेजों की सेना थी। तो इस प्रकार का जो व्यवस्था किया गया, इसको कहा जाता है पॉलिसी ऑफ बैलेंस एंड काउंटर पॉइंट्स। ठीक, ये एक बड़ी व्यवस्था उन्होंने की ताकि दोबारा से विद्रोह ना हो। अब विद्रोह करेगा तो कौन करेगा? हिंदू करेगा तो मुसलमान वहीं दबोच लेगा उसको, मद्रासी करेगा तो उसको बंगाली गुजराती सब मिलकर दबोच लेंगे। तो किसी प्रकार से विद्रोह की शंका ही खत्म कर दी गई, ठीक है। और सब मिलकर कर नहीं सकते, कारण अंग्रेज इसके बाद आग फैलाना शुरू कर देंगे। बोले मद्रासी है, बंगाली है, तमिल है, तेलुगु है, हिंदू है, मुसलमान है, एक हमको रहने देंगे ही नहीं। वो ऐसी नीति अपनाएंगे, ठीक है। इसी को कहते हैं फूट डालो शासन करो की नीति, डिवाइड एंड रूल, ठीक है। चलिए अगली बात देखते हैं, आइसोलेशन ऑफ इंडियन सिपाहीज फ्रॉम सोसाइटी। जो भारतीय सैनिक थे, अल्टीमेटली जो भारतीय सैनिक थे वो भारतीय किसान थे, भारत के समाज से आते थे। तो यदि अंग्रेज भारत के समाज में कोई भी परिवर्तन करे, हिंदू में करे, मुसलमान में करे, कृषक में करे, उद्योग में करे, किसी भी क्षेत्र में, उससे किसानों जो सैनिक थे, भारतीय सैनिक, उनके सेंटिमेंट हर्ट्स होते थे, क्योंकि वो उसी सोसाइटी से आए हैं। इसलिए अंग्रेजों ने एक कोशिश ये भी की कि भारतीय समाज में क्या हो रहा है इसकी खबर सैनिकों को न लगे, इसलिए सैनिकों को अलग थलग रखा जाता था। उनको छुट्टी नहीं दी जाती थी कि तुम जाओ घर परिवार में मिल बोल सको, मौका ही नहीं दिया जाता था। उनको अखबार पढ़ने का, कोई पत्र पत्रिका आती थी उसकी जानकारी आती ही नहीं थी। सेना में आते तो बड़े अधिकारी पढ़ लिख लेते थे, छोटे लोगों को नहीं मिलता था। चिट्ठी पत्री भेजने पर काफी बंदिश थी ताकि खबर न लग जाए कि क्या हो रहा है समाज में, ठीक है। रिचुअलिस्टिक एंड रिलीजियस फेस्टिवल्स वर नॉट अलाउड। पहले सेना के अंदर हिंदू मुसलमान अपने अपने 30 त्योहार मना सकते थे, अब वो सारी बंदिशें लगा दी गई। अब आप अपने 30 त्योहार नहीं मना सकते, बाहर से आपसे लोग मिलने नहीं आ सकते, लोगों से आप मिलने नहीं जा सकते, समाज से एकदम कट ऑफ कर दिया गया, अलग थलग रख दिया गया। तो भारतीय सैनिकों को पता ही नहीं है कि भारतीय समाज में कितना शोषण हो रहा है, अंग्रेज लोग कितना गलत या कितना अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा तो कर नहीं रहे थे, वो गलत ही कर रहे थे, ठीक है। ये सब बातें हैं। तो ऐसे परिवर्तन समझते चलना है हम लोगों को। ये सारा परिवर्तन इसलिए किया गया ताकि दोबारा से विद्रोह सैनिकों के द्वारा ना हो सके, क्योंकि 1857 के विद्रोह की शुरुआत सैनिकों ने की थी। अगर सैनिक नहीं होते तो इस 1857 के पहले जो 300 बड़े विद्रोह हुए थे, ये भी उसी टाइप का एक छोटा सा विद्रोह बन के रह जाता। लेकिन क्योंकि सैनिकों के पास हथियार थे, उनके पास कुछ लड़ाई का तरीका भी था, इसलिए ये विद्रोह फैला। इसलिए सबसे बड़ा परिवर्तन उन्होंने सेना में ही किया। अगला परिवर्तन क्या किया गया? इंफीरियर क्वालिटी ऑफ वेपन्स टू इंडियन। जो भारतीय सिपाही होते थे उनको घटिया क्वालिटी के बंदूक इत्यादि दिए जाते थे, घटिया यूनिफॉर्म दिए जाते थे, फटे जूते दे दिए जाते थे, ठीक है। गोलियां गिनकर दी जाती थी, कारतूस वगैरह गिनकर दिए जाते थे।
ठीक है, उनकी हर एक नजर पर, हर एक कार्य पर नजर रखी जाती थी। ये तमाम बंदिशें लगाया गया था। वेरी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, एक भी छोटी सी गलती भारतीय द्वारा बर्दाश्त नहीं की जाती। बड़े कठोर डिसिप्लिन, सवेरे से उठना, परेड करना, रिहर्सल करना, ये तमाम चीजें उनको फ्री नहीं बैठने दिया जाता था। डिस्क्रिमिनेशन, भारी भेदभाव, भारतीय सैनिक और भारतीय सैनिकों के भीतर भी जिन्होंने अंग्रेज का साथ दिया था और जो नहीं दिए थे, इन सबके साथ भारी भेदभाव जो है वो किया जाता था। सैलरी के रूप में भेदभाव किया जाता था, यूनिफॉर्म के रूप में भेदभाव किया जाता था, हथियार देने के रूप में भेदभाव किया जाता था, छुट्टी देने, हर एक फील्ड में भारतीय सैनिकों और यूरोपीय सैनिक और वे सैनिक जो अंग्रेजों का साथ दिए थे, इनमें भेदभाव किया जाता था। ठीक है, ताकि ये हमेशा अपनी इंफीरियरिटी के अंदर दबे रहे, दोबारा इनका साहस न हो कि ये हमसे टक्कर ले सके। चलिए नोट समझते हैं। All the above changes in military was done on the basis of recommendation of Peel Commission on military reform। ये सारा सुधार जितना कुछ किया जा रहा था भारतीय सेना में, उसमें क्या क्या सुधार लाने चाहिए, उसके लिए कमीशन बनाया था 1858 में। उस कमीशन का नाम था पील कमीशन, पील कमीशन बनाया गया था। पील एक व्यक्ति का नाम था, उसके नाम पे कमीशन बनाया था। उसने रिकमेंडेशन किया था कि ऐसा ऐसा सुधार सेना में कर दो, तो वैसा वैसा सुधार कर दिया गया था। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अगले उसमें हम लोग देखेंगे कुछ और भी एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, कल्चरल चेंजेस और भी बहुत सारे चेंजेस 1857 के विद्रोह के बाद कुल मिला के इस प्रकार से परिवर्तन किया जाएगा, चाहे मिलिट्री हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, कल्चरल हो, इकोनॉमिक्स हो, हर फील्ड में वो इस तरीके से परिवर्तन करेंगे जिससे उनका लाभ हो, भारतीयों का नुकसान हो, भारतीय इंफीरियर से और इंफीरियर हो जाएं, उनकी दोबारा फिर से विद्रोह करने की हिम्मत ना पड़े, उनकी कमर टूट जाए और